हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, मैं दीपाली गोयल आज आप लोगों को करवाऊंगी अगेन साइंस के टॉप क्वेश्चंस। 20 टॉप क्वेश्चन साइंस के आज की वीडियो में हम करेंगे, जो कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी पीसीबी तीनों से रहेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ी सी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आज हम करेंगे, क्योंकि देखिए हम जब क्वेश्चन सीरीज करते हैं तो हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने चाहिए। हम हर वैरायटी के क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का मूड हमें नहीं पता कि वो कैसे पेपर में क्वेश्चन देगा हम लोगों को। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अपने अपने दोस्तों में शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना है और अपने अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा देना है। अगर वीडियो के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसका कमेंट में आंसर देना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग हमें बता सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको सीधे जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप इंडो पाठशाला करके सर्च भी कर सकते हो। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। ट्राईमिथाइल वेंथीन। ट्राईमिथाइल वेंथीन एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड है ऑफ अ स्टिमुलेंट, जो कि एक स्टिमुलेंट का काम करता है। तो आपसे पूछा गया है विच इज फाउंड इन टी एंड कॉफी। वट इज द पॉपुलर नेम। ट्राईमिथाइल वेंथीन का पॉपुलर नेम पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। आंसर आप लोगों के लिए यहाँ पर है कैफीन। ऑप्शन बी, कैफीन इज द राइट आंसर। देखिए अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको चारों ऑप्शन के बारे में बताऊंगी और ट्राईमिथाइल वेंथीन के बारे में बताऊंगी। ट्राईमिथाइल वेंथीन जो है वो एक केमिकल कंपाउंड है जिसको कैफीन बोला जाता है। ये हमारी चाय, कॉफी के अंदर यूज किया जाता है। अब आप अच्छे से जानते हो कैफीन क्या है, एक ड्रग है जो हमारी नींद उड़ा देता है। इन जनरल तो यही बोलते हैं ना कि ये हमारी नींद उड़ा देता है। ठीक है, कॉफी पीते ही हमारी नींद जो है वो भाग जाती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में इसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है ये CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसके स्टिमुलेंट का काम करता है, जागरूक कर देता है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। क्लियर। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए हमें क्या देता है, ये हमें अलर्ट कर देता है। ठीक है, अलर्ट कर देता है और अटेंशन दे देता है। जैसे जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो कहते हैं कॉफी पी लो, नींद भाग जाती है, बिल्कुल वही। ठीक है, उसके अलावा आपको दिख रहा है थाइन। ठीक है, एक्चुअली देखो थीन कुछ भी नहीं होता, एक्चुअली वर्ड होता है THEINE। अगर ये वर्ड आपको दिखे तो ये बिल्कुल डिट्टो होता है कैफीन के, बिल्कुल कैफीन जैसा ही होता है, डिट्टो, एकदम डिट्टो मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन साइंटिफिक भाषा में हम हमेशा कैफीन को पढ़ते हैं, थाइन को नहीं पढ़ते। और इन जनरल एक और चीज आप याद रख सकते हो, थाइन जो होता है वो चाय में होता है और कैफीन जो होता है वो कॉफी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और कॉफी पीते ही आपकी नींद उड़ती है, लेकिन चाय पीते ही नींद नहीं उड़ती। चाय जो है वो धीरे धीरे काम करती है। क्यों? क्योंकि थाइन जो है वो स्लो एक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर। उसके बाद आपको दिख रहा है थियोब्रोमीन, और क्या ऑप्शन में दिख रहा है, थियोब्रोमीन भी एक क्या है, कैफीन के टाइप का ही ड्रग है। जैसा कैफीन है उसी टाइप का एक ड्रग है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइल्ड होता है, मतलब ये भी धीरे धीरे काम करता है, जेंटल होता है, स्लो इफेक्ट शो करता है, ये धीरे धीरे काम करता है ये हमारी बॉडी के ऊपर। ठीक है, थियोफाइलिन आपको दिख रहा है। थियोफाइलिन जो है इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये अस्थमा की ट्रीटमेंट में ये एज अ ड्रग, एज अ मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिली। इसको ब्रोंकियो या ब्रोंको डायलेटर भी कहते हैं। ठीक है, ब्रोंको यानी कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है उससे रिलेटेड आ गया ये ब्रोंको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, द डीऑक्सीराइबोज which is a part of DNA and a constituent of heredity material is a। डीऑक्सीराइबोज क्या होती है भाई, डीऑक्सीराइबोज एक शुगर होती है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज एक शुगर होती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए यानी पूरा नाम क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा डीएनए जो होता है वो मिलकर बनता है किस किस से, देखिए 4 तो नाइट्रोजन बेस होते हैं, 4 तो नाइट्रोजन के बेस होते हैं। कौन कौन से, ब्रैकेट में लिख लो, ATGC, ये 4, एडिनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। और क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है यानी PO4-3। और क्या होता है इसके पास होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर।
ये जब तीनों मिलते हैं ना तो बनता है हमारा डीएनए। तो इसने डीऑक्सीराइबो पूछा है। डीऑक्सीराइबोस क्या होती है? डीऑक्सीराइबोस हमारी शुगर होती है, और शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट होती है। न्यूक्लिक एसिड कौन से होते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड हमारा जो होता है वो एक तरीके से आप याद रख सकते हो कि इसके अंदर फॉस्फेट जो है वो न्यूक्लिक एसिड का ही काम कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है भाई? प्रोटीन जो होता है हमारे पास, इसके अंदर प्रोटीन की बात हम करेंगे ही नहीं। और लिपिड क्या होता है? लिपिड कार्बोहाइड्रेट का एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसने क्लियरली डीऑक्सीराइबोस पूछा है, इसीलिए हम आंसर देंगे क्या? हम आंसर देंगे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर ये पूछ लेता यूनिट ऑफ, अगर ये पूछ लेता यूनिट ऑफ डीएनए क्या है, तो आप बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यूनिट ऑफ डीएनए होता है, क्योंकि डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड से ही मिलकर बनती है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या है, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट पूछी है एसी और डीसी के बारे में। पहली स्टेटमेंट क्या है देखिए, एसी इज फ्री फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन इन कंपैरिजन टू डीसी। पहली स्टेटमेंट कहती है कि एसी जो होता है उसके अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशंस नहीं होती है, यानी फ्री होता है। तो बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एसी के अंदर करंट भी बार बार चेंज होता है। देखो अल्टरनेटिंग, एसी का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग, यानी जो बदलता रहे। तो इसमें करंट भी बदलता रहता है, वोल्टेज भी बदलता रहता है। तो ऑप्शन 1 तो हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है ये देखते हैं। दूसरी स्टेटमेंट कहती है एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद मिनिमम पावर लॉस। बिल्कुल बात सही है ये। एसी जो होता है उसको दूर दूर तक लेके जाया जा सकता है और पावर लॉस उसमें कम होता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि जो डीसी होता है उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं लेके जाया जाता, और अगर हमें लेकर भी जाना है डीसी को लॉन्ग डिस्टेंस पे तो हमें रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है? इन कॉन्ट्रास्ट विद एसी डीसी कैन नॉट बी यूज फॉर हाई वोल्टेज डिवाइसेस। डीसी जो होता है वो हाई वोल्टेज डिवाइसेस के लिए यूज नहीं होता। बिल्कुल ये बात ठीक है, ठीक है। डीसी जो होता है वो हाई वोल्टेज के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि एसी हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों? क्योंकि एसी के साथ हम ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं, एसी के साथ ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं ताकि वो हाई वोल्टेज में भी यूज हो जाए, जबकि डीसी को हम यूज नहीं कर सकते। अगली स्टेटमेंट क्या दी हुई है भाई? अगली स्टेटमेंट है इन कॉन्ट्रास्ट विद एसी डीसी कैन नॉट बी रन थ्रू अ ट्रांसफॉर्मर। बिल्कुल ठीक है, जैसा कि मैंने बोला एसी को ट्रांसफॉर्मर से अटैच कर देते हैं, डीसी को नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। पांचवी स्टेटमेंट क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट विद एसी डीसी कैन नॉट बी यूज इन मेटल प्लेटिंग एप्लीकेशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। डीसी जो है वो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत है। डीसी जो है वो मेटल प्लेटिंग एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नॉट गलत है यहाँ पर, ठीक है। डीसी कैन बी यूज्ड इन मेटल प्लेटिंग एप्लीकेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर मेटल की प्लेटिंग की जाती है वहां पर हम डीसी को यूज करते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्लियर। चलिए तो आंसर क्या मिल गया हमें? 2, 3 और 4 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर आप लोगों को क्लियरली यहाँ पर मिल गया ऑप्शन डी, 2, 3, 4 एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी पास क्लोरीन इनटू स्लेक लाइन। ठीक है, क्लोरीन यानी Cl2 और स्लेक लाइन यानी CaOH का ट्वाइस। तो हमने क्या लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन मैंने कितनी बार करवा दी है। इसमें क्लोरीन डाला तो हमें मिल जाता है CaOCl2 और ये होता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीच करता है कपड़ों को। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लीचिंग में कौन इस्तेमाल होता है, तो ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो ब्लीच करता है, कपड़ों के रंग को गायब कर देता है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक लाइन या इसी को बोलते हैं लाइम वाटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, उसके अलावा DDT क्या है? DDT आपको इन सब ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए ना थोड़ा थोड़ा। देखिए DDT क्या है? DDT की फुल फॉर्म होती है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये एक इंसेक्टिसाइड है जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है। क्या है? ये एक इंसेक्टिसाइड है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा बेकिंग पाउडर होता है। और जिप्सम होता है CaSO4.2H2। ठीक है,
जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप लोगों को याद रखना होगा। विथ रेफरेंस टू मिल्की वे गैलेक्सी, अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी मिल्की वे गैलेक्सी के लिए? करेक्ट स्टेटमेंट बोली है। तो देखिए, सबसे आपको पता होना चाहिए गैलेक्सी क्या होती है। जब बहुत सारे स्टार्स जो हैं इन स्काई मिल जाते हैं, क्या कहते हैं हम, ग्रुप, स्टार्स इन स्काई का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके की एक गैलेक्सी है, मतलब इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, उसी में से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए जब ऐसे आप याद रख सकते हो कि एक गैलेक्सी किससे मिलकर बनती है? गैलेक्सी मिलकर बनती है बहुत सारे स्टार से। जब बहुत सारी गैलेक्सी मिल जाती है ना, तो क्या बनती है? बहुत सारी गैलेक्सी के मिलने से एक ग्रुप बन जाता है गैलेक्सीज का, 10 या 10 से ज्यादा गैलेक्सीज का, जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। कितनी गैलेक्सीज का? लगभग 10 गैलेक्सीज का ग्रुप बन जाता है, जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं। जब इसी लोकल ग्रुप के झुंड को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सुपर क्लस्टर। यानी आप समझ रहे हो, गैलेक्सी जब आपस में बहुत सारी मिल जाती है तो सुपर क्लस्टर बनता है, जिसमें से एक सुपर क्लस्टर है वर्गो सुपर क्लस्टर। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मिल्की वे इज अ मेंबर ऑफ वर्गो सुपर क्लस्टर। बिल्कुल सही है ये बात, आप लोगों को याद रखना है। एक बहुत बड़ा झुंड है गैलेक्सीज का, जिसे बोलते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर ही मिल्की वे गैलेक्सी होती है। पॉइंट 2 क्या है? देखिए, ये बोलता है द टू मोस्ट मासिव मेंबर ऑफ वर्गो सुपर क्लस्टर आर द मिल्की वे एंड द एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अब ये पॉइंट है गलत, ऐसा क्यों? देखिए, वर्गो सुपर क्लस्टर जो है उसके अंदर वर्गो सुपर क्लस्टर यानी कि बहुत सारी गैलेक्सी से मिला हुआ एक क्लस्टर है, इसके अंदर एक नॉर्मल क्लस्टर मिलता है जिसे बोलते हैं हम वर्गो क्लस्टर, और वर्गो क्लस्टर के अंदर फिर हमें मिलता है मिल्की वे और एंड्रोमेडा। यानी बहुत बड़ा क्लस्टर है जिसे हम सुपर क्लस्टर बोलते हैं, जिसके अंदर एक छोटा क्लस्टर आता है जिसे नॉर्मल क्लस्टर बोलते हैं, और इसके अंदर हमारी गैलेक्सियां मिलती है हमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है करेक्ट, स्टेटमेंट 2 है रॉन्ग। आपको आंसर मिल गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग। फ्रक्टोज लिखा हुआ है, सुक्रोज लिखा हुआ है, लैक्टोज लिखा हुआ है, डाइसैकेराइड पूछा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जब वो एक अकेला चीनी का मॉलिक्यूल हो तो उसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ये मैं टॉपिक करवा चुकी हूँ अच्छे से आप लोगों को। मोनोसैकेराइड मैंने आपको 3 बताए थे, कौन कौन से? पहला था ग्लूकोज, दूसरा था फ्रक्टोज, और तीसरा था गैलेक्टोज। ये तीनों मोनोसैकेराइड है। फिर मैंने बताया था डाइसैकेराइड के बारे में, यानी 2 जब चीनी के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड, जिसके अंदर पहला था सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। फिर मैंने आपको ये भी बताया था ये किन किन से मिलकर बनता है। आप लोगों को ध्यान रखनी है ये चीज कि जब ग्लूकोज में ग्लूकोज जुड़ता है तो बनता है माल्टोज, जो कि शराब में होता है। जब ग्लूकोज में फ्रक्टोज जुड़ता है तो सुक्रोज, और जब ग्लूकोज में गैलेक्टोज जुड़ता है तब लैक्टोज बनता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी पॉलीसैकेराइड भी होते हैं, यानी कि 2 से ज्यादा चीनी के मॉलिक्यूल। इसमें आपको याद रखना है हमारा स्टार्च, हमारा सेल्यूलोज, हमारा काइटिन, हमारा ग्लाइकोजन, ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर क्या बोला था इसने? डाइसैकेराइड कौन कौन से हैं? तो फ्रक्टोज तो डाइसैकेराइड नहीं है, सुक्रोज और लैक्टोज है, यानी बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम वेजिटेबल। ठीक है, तो आपको पहले तो 4 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। लेट्यूस होता है सलाद, सलाद के जो पत्ते होते हैं वो लेट्यूस होते हैं। कैरेट यानी गाजर, एस्पार्गस को एस्पार्गस ही कहते हैं, ये स्पैरोग्राफ होती है एक्चुअली, इसको आम भाषा में ना स्पैरोग्राफ बोल देते हैं। और अनियन यानी प्याज। तो देखिए, स्टेम वेजिटेबल कौन सी है? तो एस्पार्गस होती है हमारी स्टेम वेजिटेबल, एस्पार्गस। जबकि लेट्यूस क्या है? लेट्यूस होते हैं पत्ते यानी लीफ, लीफी वेजिटेबल। गाजर होती है रूट, और अनियन होता है वैसे ना रूट ना स्टेम, ये बल्ब होता है। बल्ब एक ना स्टेम का ही टाइप होता है, अल्टर्ड स्टेम, मतलब स्टेम के अंदर कुछ बदलाव आके ही बनता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको बल्ब ही कहते हैं। ठीक है, जैसे गार्लिक हो गया, गार्लिक भी अनियन के टाइप का ही होता है। ठीक है, कैरेट में अपन कैरेट के साथ लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कैरेट के साथ क्या? मूली लिख सकते हैं, रेडिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में स्टेटमेंट बोलिए। पहली क्या है, इट हेल्प इन कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखिए क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल करता है हमारे ग्लूकोज को ऑक्सीजन, सॉरी क्लोरोफिल क्या करता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जब पानी मिलता है तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। तो उसने क्या लिया, सनलाइट ली, यानी लाइट एनर्जी ली और क्या कर दी, केमिकल रिएक्शन कर दी। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। इट एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट इन द रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ग्रीन लाइट ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लेता है और डिटेल में अगर पूछे तो विजिबल के भी 400 से 500 nm से लेके ये 600 से 700 nm तक लाइट को एब्जॉर्ब करता है। 400 से 500 होता है वॉयलेट और ब्लू का कलर, और 600 और 700 होता है येलो एंड रेड का कलर। तो यहाँ पर वो एब्जॉर्ब करता है विजिबल में, विब ग्योर के अंदर वॉयलेट ब्लू येलो रेड के बीच का एब्जॉर्ब करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। तो इसका आंसर चला जाएगा क्या, मुझे जल्दी से बता दो। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ दीज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स डील विद हीट एंड टेम्परेचर इन रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स आंसर चला जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी, वर्क, हीट, टेम्परेचर को पढ़ते हैं। जियो फिजिक्स में हम अर्थ से रिलेटेड, अर्थ की हम बोल सकते हैं धरती को क्या बोलेंगे, हमारी जो ग्राउंड है उससे रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर हम मोशन से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, एटॉमिक में हम एटम से रिलेटेड बातें करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी की बातें करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास, लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। आंसर जाएगा CSL। CSL होता है चंद्रशेखर लिमिट। CSL क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट, CSL। ठीक है, ये जो होती है हमारी लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट होती है और ये 1.4 टाइम्स होती है किसके, मास ऑफ सन के। मतलब जो हमारा सन है उसके मास के 1.4 टाइम्स होता है CSL की यूनिट। ठीक है, ये मैक्सिमम होती है। उसके अलावा स्लग आपको दिख रहा है, AMU आपको दिख रहा है। AMU आपने पढ़ा होगा शायद पहले। AMU जो होता है 1 AMU बराबर होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बराबर होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, इसके अलावा आपको स्लग दिख रहा है। स्लग आपको वैसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बस इतना याद रख सकते हो कि एम्पेरिकल यूनिट होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक मास, एक चीज़ का मास जब उसे 1 फीट पर सेकेंड पे एक्सेलरेट कर दिया जाए। ठीक है, एक्सेलरेटेड बाय 1 फीट पर सेकेंड, उस टाइम पे जो मास होता है उसे स्लग बोलते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। हाइपर केजी कुछ भी नहीं होता। हाइपर केजी एक कंप्यूटर का कंसेप्ट होता है, हाइपर नॉलेज बोलते हैं जिसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। DNA सीक्वेंसिंग की बात की गई है। वेरियस एप्लीकेशन फॉर DNA सीक्वेंसेस कौन कौन सी है। आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, बिल्कुल हम जान पहचान करते हैं भाई कि ये बच्चा किसका है, वो बच्चा किसका है, यानी कि इंडिविजुअल की जान पहचान करते हैं। डिसीज पकड़ते हैं, जेनेटिक या नॉन जेनेटिक। लाइफ स्टॉक और क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, यानी कि आप जानते हो कि आज हमारे पास अलग अलग टाइप की गायें हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं जो कि ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, तो उनसे हमने क्या किया है, DNA सीक्वेंसेस से वो निकाले हैं। कंफर्म एंड एस्टेब्लिश स्पेशल आइडेंटिटी, यस ऑब्वियसली हमें पता लग जाता है कि इस इंसान का ये सीक्वेंस है तो ये अलग है दूसरे इंसान से। तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, साइंस वाले नहीं भी हो तो भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। अब आप अच्छे से जानते हो इंसुलिन का काम क्या है। जब जब बॉडी में शुगर बढ़ जाती है तो इंसुलिन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है शुगर को, यानी शुगर को कम कर देता है। इंसुलिन एब्जॉर्ब शुगर। पहला पॉइंट क्या है, प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, बिल्कुल गलत है। मैंने अभी बोला प्रिवेंट नहीं करता, ये प्रिवेंट नहीं करता, ये एक्टिवेट करता है उल्टा। ठीक है, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी हमें बोल रहा है फैसिलिटेशन ऑफ स्टोरिंग ऑफ ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। ये बिल्कुल पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, ये जो ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सीधी सी बात है, तो ग्लूकोज कम हो जाएगा ना। एंड तीसरा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ फैट फॉर डिराइविंग एनर्जी, बिल्कुल सही है, ये फैट को यूज नहीं होने देता, ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज में
देखो ग्लूकोज को हमें अल्टीमेटली कम करना है, चाहे वो एनर्जी बना के कम हो, चाहे वो स्टोर करके कम हो। तो ऑप्शन 2 और 3 ठीक है। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी होगी? 2 एंड 3। ठीक है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज से निकलता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज की कुछ सेल होती है जिन्हें बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसके अंदर भी सेल्स होती हैं बीटा सेल, उनसे निकलता है इंसुलिन। पहली बार इंसुलिन कहाँ खोजा गया था? तो डॉग के पैनक्रियाज में खोजा गया था। किसने खोजा था? तो 2 साइंटिस्ट, बेंटिंग एंड बेस्ट, इन्होंने खोजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन कॉन्टेक्स्ट विद डायबिटीज, जब हम डायबिटीज की बात करते हैं, मैनी ऑफन वी हियर अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। हमने सुना होगा ये टाइप 1 डायबिटीज है, ये टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है, एक्चुअली वो होती क्या है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको बोल रहा है बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन इन टाइप 1 एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली इन टाइप 2। बिल्कुल सही है, आपको आंसर मिल गया। ये टाइप 1 जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसके अंदर क्या होता है? बॉडी इंसुलिन बनाती नहीं है। क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस जो होता है उसमें जो बॉडी है वो इंसुलिन बनाती ही नहीं है, या फिर बॉडी जो होती है वो प्रॉपरली, टाइप 2 के अंदर क्या होता है? प्रॉपरली मतलब टाइप 1 में देखो इंसुलिन बना ही नहीं, टाइप 1 में इंसुलिन बना ही नहीं, दूसरे में इंसुलिन बनता है लेकिन बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करती। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इससे ओवरऑल क्या होता है? अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो भी हमारा ग्लूकोज बढ़ेगा, और अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा इंसुलिन का तो भी ग्लूकोज बढ़ेगा। तो केस अल्टीमेटली डायबिटीज का ही होगा दोनों में। लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है? एक में इंसुलिन बन ही नहीं रहा और एक में इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा। तो दोनों में ही हमें क्या चाहिए होता है? ट्रीटमेंट चाहिए होता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो पर्सन को हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सही ढंग से उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाए तो, क्योंकि उसके बॉडी में ग्लूकोज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसको प्यास ज़्यादा लगती है। ऐसे पर्सन को जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो प्यास ज़्यादा लगती है, चक्कर आते हैं, ज़्यादा यूरिन आता है, मतलब बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन पास आउट करने के लिए, नींद आती है, ये सब शुगर में होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बाकी तीनों आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्रैब साइकिल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको कहा था पहले से ही क्रैब साइकिल के बारे में क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर इसने बोला है 2 स्टेटमेंट दी हुई है और पूछा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन वही की वही है, 2 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रैब साइकिल को रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल नहीं कहते, बल्कि क्रैब साइकिल को बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बोलते हैं? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल बोलते हैं क्रैब साइकिल को, या फिर इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल इसको नहीं बोलते हैं। ये दोनों में, यूकैरियोट में भी होती है और प्रोकैरियोट में भी होती है, दोनों में चलती है ये सेल साइकिल जो है, ये दोनों के अंदर ही चलती है। और यूकैरियोट्स के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है, जो हमारी क्रैब साइकिल है, और जो प्रोकैरियोट होते हैं इनके अंदर ये साइटोसोल में ही चलती है, यानी साइटोप्लाज्म में ही चलती है, क्योंकि प्रोकैरियोट के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट 2 पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? व्हाइल द क्रैब साइकिल ओकर इन माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल इट अकर इन साइटोसोल इन प्रोकैरियोटिक सेल। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो आपको आंसर क्या मिल गया? आपको आंसर बहुत ही क्लियरली आपको आंसर मिल गया कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार वट इज द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी मोमेंटम और फोर्स का क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है F बराबर ma होता है। ठीक है, और P बराबर क्या होता है? P बराबर mv होता है। ठीक है, तो क्या मैं P यहाँ पर आपको P क्या होता है? P होता है मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। और F क्या होता है? फोर्स। ठीक है, क्या होता है? फोर्स। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है? M क्या है? मास। A क्या है? एक्सेलरेशन। V क्या है? वेलोसिटी। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेफिनेशन लिखी हुई है ऊपर एक्चुअली, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये स्टेटमेंट ही है, टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, यानी आप जितना फोर्स अप्लाई करोगे मोमेंटम उसका उल्टा चलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको आंसर मिल गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जो एक बार अगर मैग्नेटाइज हो जाए तो वो अपना मैग्निफिकेशन छोड़ता नहीं है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। एल नीको होता है जो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलकर बनता है। ठीक है, इससे भी हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। कोबाल्ट खाली से भी बना सकते हैं प्लस स्टील करके, और टिकोनल से भी बना सकते हैं। ठीक है, टिकोनल से भी बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड के बारे में पूछा गया है, इज कॉमनली यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, कभी वोल्टेज कम कभी वोल्टेज ज्यादा करने के लिए कौन सा डायोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एक स्पेशल सेमीकंडक्टर डायोड होता है जो कि ज्यादातर इस्तेमाल इसी काम के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कि सी वेनर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, डिस्कवर किया था। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये जो है वो ब्रेकडाउन के टाइम पे जो वोल्टेज है उसको रेगुलेट करता है। तो वीनर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा है, क्या होगा, वीनर डायोड। आंसर आपको मिल गया है वीनर डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। आपको याद रखना है आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है। तो इनमें से आपके पास ऑप्शन क्या है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रोट आयरन। जो रोट आयरन होता है वो सबसे ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होती है। क्यों ऐसा, देखिए, पिग फॉर्म जो होती है उसके पास लगभग 4% कार्बन होता है, जबकि कास्ट आयरन के अंदर 3% कार्बन होता है। ठीक है, रोट आयरन के अंदर लगभग 1 से 2% कार्बन होता है। तो प्योर कौन हुई, रोट आयरन। ठीक है, इसीलिए बात समझ में आ गई, बहुत ही सिंपल सा था, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। कोई रह गया क्या बीच में, यस, क्वेश्चन नंबर 19 रह गया यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एन की बात कर रहे हैं। इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये हमारे ऑर्बिटल का साइज बताता है, बिल्कुल हाँ बताता है। इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, बिल्कुल इसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। इट आइडेंटिफाई द शेल, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें पता करना है कि कोई इलेक्ट्रॉन के शेल में है, एल में है, एम में है, एन में है, तो सिंपल यूज होता है एन। अगर एन 1 हुआ तो आप बताओगे के में है लास्ट इलेक्ट्रॉन, एन 2 हुआ तो एल में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एन 3 हुआ तो एम में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, एन 4 हुआ तो एन में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से फॉरवर्ड। ठीक है, ये खास सीरीज, एक खास टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम नंबर। अगर इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जैसे ही आपकी टॉपिक सीरीज शुरू होगी उसमें आपको ये टॉपिक करवा दिया जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, और अच्छा एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने आपको बोला 0 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही होती है इसके पास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर कौन प्रभाव डालता है, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है, मान लीजिए उसमें A + B ने बना दिया C + D, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, हमारे प्रोडक्ट। एरो के इस तरफ हमेशा प्रोडक्ट होता है, जिस तरफ एरो का हेड होता है, एरो की टेल की तरफ हमेशा रिएक्टेंट होते हैं। स्टार्टिंग में हम ये लेकर चलते हैं, इनिशियल ये होता है, और फाइनल हमें ये मिल जाता है। ठीक है, क्या बोला गया है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही है ये पॉइंट। देखिए, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा ए और बी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा COD बनेगा, तो बिल्कुल रेट इस पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर, बिल्कुल टेम्परेचर पे निर्भर करता है। मान लीजिए हमें कोई भी रिएक्शन ऐसी करवानी है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, तो बिल्कुल इफेक्ट करेगा। कैटालिस्ट, बिल्कुल कैटालिस्ट डाला ही इसलिए जाता है ताकि रिएक्शन स्पीड अप हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव चला जाएगा, यानी तीनों ही चीजें जो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर अफेक्ट डालती है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस जो है वो हो गए खत्म, आज के 20 क्वेश्चंस होते हैं खत्म। आप लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ध्यान से क्लास को देखा और पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, कैसी लगी क्लास कमेंट में ज़रूर बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।